हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का NCERT द गेम ओवर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि मैं आपका होस्ट। इसके पहले वाले वीडियो में आपको पेज नंबर 1 में जो आपका जो बुक है, पेज नंबर 1 जो है आपको उसको पूरा कवर कराया, जिसमें आपका इंट्रो था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्लास 8 की जो आपको ये क्लास चलाई जा रही है, क्लास 8 के बच्चों के लिए है। ठीक है, और कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत ही आराम से हम लोग पूरे के पूरे बुक को कवर करेंगे, पूरे के पूरे बुक को ही कवर करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। ठीक, अब मैं आपको बता दूं कि रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। हर वो चीज जो इंसान के जरूरत को पूरा करे वो क्या है, रिसोर्स है। ठीक, अब हम लोग इसके डिविजन्स को पढ़ेंगे। तो इसके देखिए डिवीजन है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, और तीसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा कवर करेंगे, क्योंकि आपका पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 में पूरा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर भी काफी पार्ट्स एंड डिवीजन है, क्योंकि इसको 4 बेसिस पे बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है, 3 तरह से बांटा गया है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन में बांटा गया है, ये आपको पता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एज इट इज नेम से आपको पता चल रहा है कि क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, यानी कि हमें जो नेचर से प्राप्त होता है जो रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मोर मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मतलब मिलते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, और बिना ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं इसमें करना होता, सिंपली हम नेचर से लेते हैं और यूज कर लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बुक में ही आपके दिया है, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स, ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि जो हवा हम लोग लेते हैं, जो पानी हमारे नदियों में है, हमारे झीलों में है, और जो मिट्टी है आपकी, ठीक, मिनरल्स है, जो मिट्टी में मिनरल्स पाए जाते हैं, वो सारी चीज क्या है, आप डायरेक्ट नेचर से लेते हैं, इसलिए क्या ये नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक, मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। ठीक, इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं कि आप डायरेक्ट लिए और डायरेक्ट यूज कर लिए, लेकिन इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़े। सपोज करते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं कि आपको क्या करना है, किसी मिनरल को निकालना है। ठीक है, लोहे को निकालना है, तो क्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं? आपको पता है कि लोहे को निकालने के लिए हेमेटाइट ओर को निकालना होगा। ठीक है, हेमेटाइट ओर से आप क्या करेंगे, लोहे को निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यानी कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, और तब आप उसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकते हैं। ठीक, natural resources are classified into different groups depending on their level of development, use, origin, stock and distribution। ठीक है, तो 1 2 3 4 चार पार्ट्स इसके पढ़ने हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को भी 4 पार्ट्स में बांटा गया है। तो सबसे पहला आपका क्या है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। ठीक, देखिए मैंने क्या लिखा है, सॉरी बुक में क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज, यानी कि पहला जो आपका डिवीजन है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, इसको कवर करते हैं। ठीक, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इसे 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो देखते हैं, बहुत ही आसान भाषा में चल रहा है। ठीक, सबसे पहले आप लोगों ने रिसोर्सेज पढ़ा, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आपको पढ़ना है नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। और नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसको समझा। अब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को भी 4 पार्ट में बांटा गया है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी आसानी के लिए ही। ठीक, तो उसमें क्या है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज पहला, दूसरा क्या है ओरिजिन, तीसरा क्या है स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों डिवीजन आपको करने हैं। तो पहला आपका क्या है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज में भी 2 पार्ट्स हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, अब थोड़ी स्लाइड को नीचे लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है मैटर। ठीक है, ठीक है, तो देखिए एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं,
उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्चुअल रिसोर्स लेते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस जिसकी क्वांटिटी आपको पता हो कि कितनी है अर्थ पे, ठीक, ऐसे रिसोर्सेस को क्या बोलते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेस। दिस रिसोर्सेस आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। इनको अभी यूज किया जा रहा है प्रेजेंट में, ठीक है, अभी इसको यूज भी किया जा रहा है, ऐसे रिसोर्सेस को अभी यूज में लिया जा रहा है। द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, द डार्क सॉइल्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन द महाराष्ट्र, ऑल आर एक्चुअल रिसोर्सेस, ठीक है। तो आपके जो कोल्स हैं रूरल रीजन में जर्मनी के, पेट्रोलियम जो आपका वेस्ट एशिया में पाया जाता है, और डार्क सॉइल जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है जो महाराष्ट्र की है, ये सारी चीजें क्या है? पहली चीज तो इनके अमाउंट को हम लोग जानते हैं कि कितना है, उसके बाद इनका यूज भी हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं, कोल का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस क्या होते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेस बोला जाता है इनको, ठीक है, एक्चुअल रिसोर्सेस बोला जाता है। अब है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज को समझते हैं। देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अगले पेज पे है, ये देखिए, ठीक है, अभी इनका यूज नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद इसका यूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी उसके बारे में हम लोग को ज्यादा पता नहीं है, उसके अमाउंट के बारे में नहीं पता है, हम लोग, हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं है कि हम लोग उसको निकाल पाए, उसको यूज कर पाए, ठीक है। वही पैराग्राफ में लिखा भी गया है, देखिए, potential resources are those resources whose entire quantity may not be known and these are not being used at present। इसका भी यूज नहीं किया जा रहा है। These resources could be used in the future। इसका इस्तेमाल फ्यूचर में किया जा सकता है, ठीक है। The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, इतना एडवांस नहीं है कि हम इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो हमारे लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, आपको पता होगा, ये एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अमाउंट के बारे में हम लोगों को पता नहीं है और ये फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है, मतलब फ्यूचर आएगा तो हो सकता है हम ऐसी टेक्नोलॉजी को निकाल पाए, ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर पाए कि हम लोग यूरेनियम को कम से कम दाम में उसका हम लोग माइनिंग कर पाए। क्योंकि क्या है प्रॉब्लम कि यूरेनियम निकालने में ही ज्यादा खर्चा आ जा रहा है, तो हो सकता है आगे चल के हम लोग उसके निकालने, जो अर्थ से निकाला जाता है, उसके खर्चे को कम कर पाए और बाद में उसे फ्यूचर यूज में ले पाए, ठीक है। High speed wind were a potential resource 200 years ago. Today they are an actual resources and wind farm generate energy using windmill like in Netherlands, ठीक है। आपको बता दें कि देखिए बुक में क्या लिखा है आपके कि 2 साल पहले, आज से 200 साल पहले, ठीक है, आज से 200 साल पहले बातें चलती थी कि हम लोग विंड एनर्जी को यूज कर सकते हैं और यूज करके फ्यूचर में हो सकता है इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। तो उस समय 200 साल पहले विंड एनर्जी क्या थी? पोटेंशियल रिसोर्स थी। लेकिन आज ये एक एक्चुअल रिसोर्स है, ठीक। क्यों? क्योंकि विंड एनर्जी का आज हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उसके पोटेंशियल के बारे में हम लोग को पता है, सब कुछ पता है, ठीक है, उसमें कोई भी संदेह अब नहीं है, ठीक है। तो अब क्या बोल सकते हैं आप कि आपका जो विंड एनर्जी है वो एक्यूट रिसोर्स है, ठीक है, एक्चुअल रिसोर्सेज है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा नीचे लेते हैं स्लाइड को। आपका जो विंडमिल है जो नीदरलैंड्स में पाए जाते हैं वो इसके बेस्ट एग्जांपल है जो आज के समय में यूज हो रहे हैं, ठीक है। यू विल फाइंड सम इन नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड गुजरात कोस्ट, ठीक है। तो हमारे इंडिया में भी नागरकोइल है तमिलनाडु पे, और जो गुजरात के कोस्ट है वहां पे भी विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे फिगर है विंड मिल का, आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, आपको बुक लेके बैठना है, एक बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका दोनों डिवीजन, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पर हम लोग रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को किस में बांटेंगे। तो ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्सेज को अबायोटिक और बायोटिक, ठीक है। तो अबायोटिक क्या है? अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग व्हाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग, ठीक है। मतलब कि जो आपका जो एबायोटिक रिसोर्सेज है वो क्या है? नॉन लिविंग है, और जो बायोटिक है क्या? वो लिविंग है, ठीक है। सॉइल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स आर अबायोटिक, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? सॉइल है, पत्थर है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें क्या है? अबायोटिक है, ठीक है, अबायोटिक में आते हैं। बट
प्लांट्स एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स को किस में रखा गया है, बायोटिक रिसोर्सेज में रखा गया है, ठीक है। तो ओरिजिन के बेसिस पर दो भागों में बांटा गया है, बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स और बायोटिक में लिविंग थिंग्स, इसको रखा गया। ऐसे रिसोर्सेज को जो लिविंग है वो बायोटिक और जो नॉन लिविंग है वो अबायोटिक, ठीक है। ये था आपका सिंपल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर। अब मेन है आपका यहाँ पर, ये थोड़ा स्लाइड को मैं नीचे लेता हूँ, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। इस चीज को आपको बड़े ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, ठीक है, इन दोनों को आपको पढ़ना है अच्छे से। तो पढ़ते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रीन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, मतलब कि रीन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो रीन्यू किए जा सकते हैं, फिर से पाया जा सकता है। एग्जाम्पल लीजिए, आप पेट्रोल को यूज करिए, क्या आप उसे दोबारा ला सकते हैं? नहीं। लेकिन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसे हम लोग दोबारा से ला सकते हैं, जैसे सॉरी, जैसे कि सोलर मतलब सन की एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, वाटर, सॉइल, ठीक है, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, मतलब कि फिर से इसे पाया जा सकता है, ठीक है। अगर फॉरेस्ट कट गए तो फिर से उगाए जा सकते हैं, पेड़ लगाए जा सकते हैं। सॉइल अगर एक जगह से काटे गए तो दूसरी जगह उसका इरोजन हुआ तो फिर से मिट्टी पार्ट वहां पे हम लोग अगर मिट्टी दोबारा से वहां गिरा दे तो फिर से वो मिट्टी हम लोग पा सकते हैं, ठीक है। अब वाटर है आपका, अगर यूज किया आपको फिर से साइकिल में जाएगी वो और आपको फिर से मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं बोल सकते कि आप इसे अनलिमिटेडली यूज करें, ठीक है। इन रिसोर्सेज को भी ध्यान से यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज जैसे कि देखिए, गेट केयरफुल यूज ऑफ सर्टेन रीन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लगेगा तो आपको जरूर ये अनलिमिटेड, बट जैसे कि पानी है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, इसके यूज को क्या बोला जाता है कि इसको स्टॉक, इसके अफेक्ट, इस मतलब आप इसे ज्यादा यूज करेंगे तो इसके स्टॉक के ऊपर फर्क दिखेगा, ठीक है। आप इसीलिए आपको बोला जाता है कि पानी बचाइए ये, लेकिन पानी तो आपको पता है अनलिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, उसका मात्रा कभी कम नहीं होना, लेकिन फिर भी बोला जाता है बचाइए। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन रीजन में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए बचाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी है, बट एक सर्टेन रीजन में इसकी दिक्कत हो सकती है। Water seems to be an unlimited renewable resource, but the shortage and drying up of natural water source is a major problem in many parts of the world today. दूसरी पॉइंट को यहाँ पे लिखा भी एनसीईआरटी में कि वाटर एक अनलिमिटेड रीन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, इसे दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन आज के समय में वाटर की जो दिक्कत है वो बहुत ही बड़ी समस्या है, ठीक है। तो इसीलिए रीन्यूएबल रिसोर्स है, बट ऐसा नहीं कि आप उसका बहुत ज्यादा यूज करें, क्योंकि आपके स्टॉक को ज्यादा अफेक्ट करेगी और स्टॉक किसी चीज का बैलेंस बिगड़ेगा तो वो हमें प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोगों ने पढ़ लिया, ये देखिए इसको हेडिंग को ब्लू नहीं किया यहाँ पे, बट आप समझ जाइए कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज इसमें कवर कर लिया गया है। अब है आपका नॉन रीन्यूएबल, इसका जस्ट अपोजिट ये है, ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम लोग जो लिमिटेड स्टॉक में है और जिसे हम लोग दोबारा नहीं पा सकते। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which have a limited stock once these stocks are exhausted। पाया तो जा सकता है बट बहुत टाइम लगेगा इसकी रिकवरी में, ठीक है। once the stock are exhaust it may take thousands of year to renewed or replenish, ठीक है। इसे दोबारा से पाने में बहुत thousands of year लग जाएंगे। such this period is much more than human life span, आपकी जिंदगी से भी बहुत ज्यादा समय, ठीक है, मतलब 100-200 साल 300 साल में भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है आपको बात? कोल पेट्रोलियम बनने में इतना आसान कम नहीं है। फॉसिल फ्यूल मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर एगो पहले वो दबे होंगे पेड़ पौधे, तब जाके आज वो फॉसिल बने हैं, ठीक है। तो मानते हैं कि वो रिसोर्सेज हम लोग दोबारा पा सकते हैं, लेकिन हमारे जीते जी उसको नहीं पा सकते तो क्या फायदा, मतलब कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम लोगों ने से गिनना शुरू कर दिया है, ठीक है। Such resources are considered as non-renewable. Coal, petroleum, natural gas are some example, ठीक है। आपको कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसी सबके एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए आपका लास्ट जो डिवीजन है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड, ठीक है। अब रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो पार्ट्स बांटा गया है, यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड, उसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए resources that are found everywhere like air we breathe are ubiquitous,
but those which are found only in certain place are localized like copper and iron ore। ठीक है, अब देखिए ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह पाए जाते हैं पूरे संसार में, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूबिक्विटस। ठीक है, लेकिन ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक निश्चित जगह पे पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड। जैसे कि कॉपर और आयरन ओर, ये इंडिया के कुछ ही जगहों पे पाया जाता है, हर जगह तो नहीं पाया जाता ना, ठीक है। लेकिन आपका एयर, सॉयल, वाटर, ये क्या है, यूबिक्विटस है, ये हर जगह पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझना है, बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, वहाँ का ऊंचाई क्या है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, मतलब मौसम कैसा है, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर डिफरेंट सो मच ओवर द अर्थ। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट, टेरेन, एल्टीट्यूड, ठीक है, इन्हीं फैक्टर्स के बदलने की वजह से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो पूरे पृथ्वी पर अनइक्वल है एकदम, ये बात आपको समझ लेनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल कवर किया आपका नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, उसमें 3 डिविजन्स थे आपके, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन चारों के भी जो पार्ट्स थे उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर बात करने के लिए, और उसके बाद आपका कंजर्विंग रिसोर्सेज आएगा और ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम लोग इसी तरह का दमदार कंटेंट आपको देते रहेंगे, और पूरे के पूरे 8 की जो बुक है, जितने भी चैप्टर्स हैं इस आपके बुक में, सोशल साइंस में, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में, इसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, क्लास 8 की ज्योग्राफी को खत्म कर देंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।